एंटी थ्रोम्बिन एक्टिविटी कॉज करेगा, और जब एंटी थ्रोम्बिन एक्टिविटी कॉज करेगा तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा। देखिए यहां पर रिड्यूसिंग प्रोडक्शन ऑफ फिब्रिन रिजल्टिंग डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। देखिए बच्चों, दैट इज अ प्रोसेस हाउ टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट। तो हम बात करें यहां पर दैट वी कैन से दैट इज अ हेपेरिन। विल गो फर्दर। नेक्स्ट देखिए इंडिकेशन। हिपेरिन जो है वो किस किस में यूज करते हैं, किस किस कंडीशन में हिपेरिन जो है हम यूज करते हैं, कौन कौन कंडीशन में एडमिनिस्टर कर सकते हैं। यू कैन सी एवरीवन। सबसे पहला लिखा बच्चों ड्यूरिंग सर्जरी, डायलिसिस, कार्डियक सर्जरी। देखिएगा सर्जरी के दौरान। और डायलिसिस की बच्चों बात करें, डायलिसिस का मतलब क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड व्हेन योर किडनी इज अनेबल टू रिमूव। जब किडनी ब्लड में वेस्ट को रिमूव नहीं कर पा रही है, जो प्रोसेस कंडक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज अ डायलिसिस। गॉट इट। अब डायलिसिस में भी हम दो डायलिसिस पढ़ते हैं बच्चों, एक हम पढ़ते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस और एक हम पढ़ते हैं हीमोडायलिसिस। और हीमोडायलिसिस जो है आउटसाइड द बॉडी कंडक्ट करते हैं, और हीमोडायलिसिस में एक डिवाइस का यूज करते हैं, इसका नाम है डायलाइजर। और हीमोडायलिसिस में हम किसको अब एडमिनिस्टर करते हैं बच्चों, हम हिपेरिन को एडमिनिस्टर करते हैं, ताकि हीमोडायलिसिस में जब आपकी बॉडी से ब्लड बाहर आएगा, फिल्टर होगा, वेस्ट रिमूव होगा, वापस आपके बॉडी में एंटर होगा, इन बिटवीन ट्यूब के अंदर ब्लड क्लॉट होने के चांसेस होते हैं। उस क्लॉट को प्रिवेंट करने का काम कौन करेगा बच्चों, दैट वी कैन से हिपेरिन। ओके फाइन। इसके अलावा कार्डियक सर्जरी की बात करें तो कार्डियक सर्जरी में सबसे इंपॉर्टेंट है वॉल रिप्लेसमेंट। देखिए यदि पेशेंट को वल्वुलर डिसऑर्डर है, और वल्वुलर डिसऑर्डर में वॉल ट्रांसप्लांट किया है, वॉल चेंज किया है, उस कंडीशन में प्रोस्थेटिक वॉल यदि किसी पेशेंट को लगा है तो प्रोबेबिलिटी टू डेवलप ब्लड क्लॉट, और ये ब्लड क्लॉट को डेवलप होने से रोकेगा। याद रखना, यदि ब्लड क्लॉट बन गया तो हिपेरिन उसको ब्रेक करने में काम नहीं आएगा, वहां थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग को यूज करेंगे। क्लॉट को बनने से रोकना हिपेरिन का काम है, दैट मीन्स टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। ओके फाइन। उसके अलावा एक और क्वेश्चन यहां पर बनेगा बच्चों, डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। देखिएगा ये जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में ब्लड का क्लॉट फॉर्मेशन होता है डीप वेन में, और डीवीटी क्या कॉज करती है बच्चों, पल्मोनरी। देखिए बच्चों, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज करता है, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म कैन कॉज डेथ। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस में इनिशियल फेज में हम हिपेरिन देते हैं, और फॉलोड बाय क्या देते हैं बच्चों, वारफरिन। क्या देते हैं, वारफरिन। एक बार फिर आप सभी को वेरी गुड इवनिंग, आशा, पिंटू, पूनम, प्रीति, गुड इवनिंग माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। तो डीवीटी वाले पेशेंट को देते हैं। उसके बाद मैंने लिखा है सेफ इन प्रेगनेंसी, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, हिपेरिन जो है डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है, तो फर्दर जनरेशन में जाने के चांसेस, दैट वी कैन से डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर। हिपेरिन प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा तो फीटस को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वारफरिन जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, और क्रॉस करने के बाद फीटल में कॉम्प्लिकेशन डेवलप करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हिपेरिन जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है, सेफ इन प्रेगनेंसी बच्चों, सेफ इन प्रेगनेंसी। ओके फाइन। उसके अलावा एबीसी, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। याद रखिएगा, एबीसी के लिए हम जब ब्लड को कलेक्ट करेंगे, तो कलेक्ट किसमें करते हैं बच्चों, हिपेरिनाइज्ड सिरिंज में, हिपेरिनाइज्ड सिरिंज। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हिपेरिनाइज्ड सिरिंज में हम एबीसी एनालिसिस के लिए ब्लड सैंपल को कलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन रिपीटेटिव है, बार बार पूछे जाने वाला एमसीक्यू है। गॉट इट एवरीवन। तो
पूछेंगे कि एबीसी एनालिसिस के ब्लड सैंपल किसमें कलेक्ट करते हैं, पेन वाइल, ईडीटी वाइल, ऐसा ऑप्शन आपके सामने आता है तो आपको आंसर क्या लिखना बच्चों, हिपेरिनाइज्ड सीरीज में। ओके फाइन, ओके फाइन, विल गो फर्दर। अब बात आती कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि किस किस कंडीशन में हिपेरिन को एडमिनिस्टर नहीं करना। देखिए क्या होता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हिपेरिन क्लॉट होने से रोकेगा तो ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाएंगे। तो यदि पेशेंट को हेमोरेजिक स्ट्रोक है, देखिए हम यदि स्ट्रोक की बात करें बच्चों, स्ट्रोक को हम सीवीए बोलते हैं, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट बोलते हैं। और स्ट्रोक जो है 2 टाइप्स के पढ़ते हैं, एक आपने देखा होगा हेमोरेजिक, एक आपने देखा होगा हेमोरेजिक स्ट्रोक, और दूसरा हम पढ़ते हैं बच्चों इश्यमिक स्ट्रोक। देखिएगा इश्यमिक स्ट्रोक, हेमोरेजिक जो स्ट्रोक होता है इसका कॉज क्या होता है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कैन कॉज हेमोरेजिक स्ट्रोक, और हेमोरेजिक स्ट्रोक वी कैन से सीबी। इश्यमिक स्ट्रोक का कॉज क्या होता है, एम्बोलिज्म। इश्यमिक स्ट्रोक का कॉज क्या होता है, एम्बोलिज्म। और एम्बोलिज्म का मतलब क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन। एम्बोलिज्म का मतलब क्या होगा बच्चों, ऑब्स्ट्रक्शन। अब ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगा आर्टरी में, किसकी वजह से हो सकता है, फैट डिपोजिशन की वजह से हो सकता है, वी कैन से फैट एम्बोलिज्म। और या फिर ब्लड क्लॉट, थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस के द्वारा हो सकता है, ब्लड क्लॉट की द्वारा हो सकता है। तो दोनों की वजह से क्या होगा, नर्वस सिस्टम में ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा, और ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने को क्या बोलते हैं, इस्सीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस्सीमिया। तो एक होता है इस्केमिक स्ट्रोक, और एक आपके पास होता है बच्चों हेमोरेजिक स्ट्रोक। 2 और क्वेश्चन बता देता हूं यहां पर। यदि किसी पेशेंट को हेमोरेजिक स्ट्रोक है, यदि किसी पेशेंट को हेमोरेजिक स्ट्रोक है तो याद रखना सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं। और सेमी फाउलर पोजीशन क्यों देते हैं, टू प्रिवेंट इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों, प्रिवेंट इंक्रीज आईसीपी। और वही यदि पूछा जाए कि इश्यमिक स्ट्रोक का पेशेंट है तो फ्लैट फ्लैट पोजीशन देते हैं, हेड को एलिवेट नहीं करते बिकॉज ऑलरेडी ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है, और हेड को एलिवेट करेंगे तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। ऑलरेडी ब्लड नहीं जा रहा है, और यदि हम डिक्रीज हेड को एलिवेट करेंगे तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी इश्यमिक स्ट्रोक में पोजीशन का पूछे तो हेड को फ्लैट रखते हैं, और हेमोरेजिक को पूछे तो हेड को एलिवेट करते हैं। ओके फाइन। इसके अलावा ऑलरेडी किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, देयर इज नो नीड टू एडमिनिस्टर। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इस टॉपिक को फिनिश करके मैं आपसे एमसीक्यू पूछूंगा, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं आपसे मैं इजी एमसीक्यू भी पूछूंगा, डिफिकल्ट एमसीक्यू भी पूछूंगा, और आई होप यू आर एबल टू सॉल्व दैट काइंड ऑफ एमसीक्यू। पहले शॉर्टली मैं आपको थ्योरी बता देता हूं, फिर एक एक क्वेश्चन पूछूंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन हिपेरिन और एस्पिरिन, देखिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, एस्पिरिन को एंटी प्लेटलेट बोलते हैं। एस्पिरिन जो है वो एंटी प्लेटलेट है, तो कभी भी हिपेरिन को एस्पिरिन के साथ नहीं दिया जाता है, हिपेरिन को एस्पिरिन के साथ नहीं दिया जाता है। इवन मैं बता देता हूं वारफरिन जो है इसको भी एस्पिरिन के साथ नहीं देते। इवन हीमोफीलिया का पेशेंट है तो कभी भी एस्पिरिन नहीं देंगे। ये अलग क्वेश्चन देखिए, हीमोफीलिया का पेशेंट है तो एस्पिरिन नहीं देंगे, वारफरिन के साथ एस्पिरिन नहीं देंगे, हिपेरिन के साथ एस्पिरिन नहीं देंगे। ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों, आपको किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप यू आर एबल टू सॉल्व। आई थिंक साउंड प्रॉब्लम हो रही है, ओके आई विल चेक इट। अभी आवाज क्लियर आ रही है बच्चों, आवाज क्लियर आ रही है? इफ यस यू कैन से यस। आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है बच्चों, यस और नो? आवाज क्लियर आ रही है अभी? आर यू हियरिंग, आर यू लिसनिंग? फाइन, कैन वी गो फर्दर? स्टिल नो, इको हो रहा है। ओके फाइन, इफ वॉइस विल बी क्लियर से यस, स्टिल आई होप कि अभी सब ठीक ठाक है। ओके फाइन, ये कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन जहां पर हम हिपेरिन को नहीं दे सकते बच्चों,
और जा हिपरिन को एडमिनिस्टर कर सकते हो, वो इंडिकेशन मैंने आपको बताया क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। विल गो फर्दर। अब बात आती है हिपरिन जो है कौन से रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं क्वेश्चन बनता है कि विच इज द आईवी एंटीकोगुलेंट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है कि आईवी एंटीकोगुलेंट किसको बोलते हैं, तो आपको आंसर क्या लिखना होगा, दैट इज हेपारिन, दैट इज हेपारिन। और वही आपसे पूछे बच्चों ऑरल एंटीकोगुलेंट, कभी कभी क्वेश्चन आएगा ऑरल एंटीकोगुलेंट आपसे पूछे तो आपको आंसर लिखना है वारफरिन, आपको आंसर लिखना है वारफरिन। डोंट बी कंफ्यूज, आईवी अलग होगा और ऑरल अलग होगा, दैट इज अ वारफरिन। ओके फाइन, ओके फाइन। अभी भी वॉइस प्रॉब्लम है, पुट ईयर फॉर माय डियर, पुट ईयर फॉर। ओके फाइन। दूसरा सबक्यूटेनियस करते हैं, बट सबक्यूटेनियस में आपको आगे बताऊंगा। लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हेपारिन जो है वो सबक्यूटेनियस प्रीफर करते हैं। फिर आता है कि we cannot never given by intramuscular because can cause hematoma। एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम पेशेंट को हेपारिन इंट्रामस्कुलर देते हैं तो चांस टू रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल रप्चर होगी तो वहां पर ब्लड क्लॉट होगा, दैट कैन कॉज हेमेटोमा। तो ये हम मना करते हैं कि कभी भी पेशेंट को हेपारिन को जो है इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्टर नहीं करना चाहिए। ओके फाइन, ओके फाइन, विल गो फर्दर। देन अब आता है कि व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन। कॉज बोल सकते हैं, साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट ऑफ हेपारिन बोल सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेपारिन बोल सकते हैं बच्चों। कॉम्प्लिकेशन एग्जाम में किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि साइड इफेक्ट ऑफ हेपारिन क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। तो एक्सोप्रिन आगे बताऊंगा बच्चों में। अब यहां पर मैंने साइड इफेक्ट की बात की, तो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज अ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। देखिए बच्चों, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की हम बात करें तो याद रखिएगा पीएच जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। देन पीएच डिक्रीज होगा तो HCO3 जो है ये भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। देन H+ जो है, H+ क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। ध्यान से देखना, ये कॉम्प्लिकेशन रैशनल के साथ आपको आना चाहिए। या क्या पुट किया, पेशेंट को हेपारिन ज्यादा दिया तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैसे होगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मतलब होता है पीएच कम होगा, और जब पीएच कम होगा तो बाइकार्बोनेट भी कम होता है, तो H+ क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब क्या होता है, ओवर डाइल्यूशन विद हेपारिन एंड प्रोलॉन्ग्ड वीनस स्टेसिस विल आल्सो डिक्रीज बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट डिक्रीज होगा तो H+ बढ़ेगा, बाइकार्बोनेट डिक्रीज होगा तो पीएच कम होगा, और पीएच कम को क्या बोलते हैं, एसिडोसिस। बाइकार्बोनेट साथ में कम हो रहा है तो क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। गॉट इट एवरीवन। इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम यदि नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन की बात करें बच्चों, दैट इज अ हाइपरकैलेमिया, दैट इज अ हाइपरकैलेमिया। अगेन एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। आपने सुना होगा बच्चों सुप्रारीनल ग्लैंड पढ़ा होगा, सुप्रारीनल ग्लैंड। सपोज दिस इज योर किडनी, सपोज दिस इज योर किडनी, दिस इज योर किडनी, और किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है सुप्रारीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं बच्चों, सुप्रारीनल ग्लैंड। राम साहब वेरी गुड इंडियर। सुप्रारीनल जो ग्लैंड होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं। बाहर वाले को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। बाहर वाले को क्या बोलते हैं बच्चों, कॉर्टेक्स बोलते हैं, और अंदर वाले को क्या बोलते हैं, मेडुला। अंदर वाले को क्या बोलते हैं, मेडुला। हम देख रहे हैं कि हेपारिन कैसे कॉज करता है। हेपारिन जो है हाउ कैन कॉज, हेपारिन कैसे कॉज करता है, दैट वी कैन से मेडुला और कॉर्टेक्स। अब ये जो कॉर्टेक्स है बच्चों, कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। ध्यान से देखना, कॉर्टेक्स जो है कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, और ये जो 3 लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, जोना। क्या बोलते हैं, जोना। इन 3 लेयर में सबसे जो आउटर लेयर होगा उसका नाम होता है बच्चों जोना ग्लैम्युलोसा, ग्लैम्युलोसा। और जोना ग्लैम्युलोसा जो है आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्शन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों, एल्डोस्टेरोन। किसके लिए होता है, एल्डोस्टेरोन। और आपको अच्छे से पता है एल्डोस्टेरोन का काम क्या है, यहां पर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम। किसको एक्सक्रीट करता है, पोटेशियम को सोडियम का एब्जॉर्ब करने का काम भी करता है। मैं बताना चाहता हूं, मैं लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा कि विच इज द हार्मोन आर रिस्पांसिबल टू रेगुलेट
सोडियम और पोटेशियम। आपको आंसर क्या लिखना है बच्चों? एल्डोस्टेरोन। आपको आंसर क्या लिखना है? एल्डोस्टेरोन। देखिएगा एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है? पोटेशियम को एक्सक्रीट करना। ध्यान से ये समझिएगा कैसे हिपेरिन हाइपरकैलेमिया कॉज करता है। उस जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि एल्डोस्टेरोन कौन है? वो हार्मोन जिसका काम है पोटेशियम को एक्सक्रीट करना, पोटेशियम को एक्सक्रीट करना। गॉट इट एवरीवन? अब देखिएगा अब क्या होगा, ये जो हिपेरिन है, ये जो हिपेरिन क्या करेगा बच्चों? हिपेरिन ब्लड के द्वारा किडनी में पहुंचेगा और किडनी से कॉर्टेक्स में पहुंचेगा और कॉर्टेक्स से ये जो पहला लेयर है जिसका नाम है जोना ग्लैंडुलोसा उसमें पहुंचेगा और उसमें पहुंचने के बाद में क्या कर देगा? उसमें पहुंचने के बाद क्या कर देगा बच्चों? इस लेयर को कंप्रेस कर देगा। इस लेयर को क्या कर देगा? इस लेयर को क्या कर देगा? कंप्रेस कर देगा। और जब लेयर कंप्रेस हो जाएगी, वॉइस आ रही बच्चों? आपको वॉइस क्लियरली सुनाई दे रहा है? लगातार बच्चों की तरफ से कंप्लेन आ रही है कि सर वॉइस क्लियर नहीं है। यस और नो? इफ वॉइस विल बी क्लियर से यस, से यस। लगभग 600 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को अटेंड करें। से यस फर्स्ट, देन आई विल बी कैरी ऑन। वॉइस क्लियर आ रही है? से यस। जब वॉइस, अभी वॉइस क्लियर है? ओके फाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। विल बी कैरी ऑन। वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि हिपेरिन कैसे हाइपरकैलेमिया कॉज करता है। मैंने आपको कहा हिपेरिन ब्लड के द्वारा ट्रेवल करके कॉर्टेक्स में पहुंचेगा, कॉर्टेक्स में सबसे आउटर लेयर को जाएगा और आउटर लेयर को क्या करेगा बच्चों? कंप्रेस करेगा। जब आउटर लेयर कंप्रेस होगी तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड का प्रोडक्शन नहीं होगा और मिनरलोकॉर्टिकॉइड का प्रोडक्शन नहीं होगा तो एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन नहीं होगा और एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं होगा। तो एक्सक्रीट नहीं होगा तो पोटेशियम का लेवल ब्लड में क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। लेवल ब्लड में क्या होगा बच्चों? इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या कॉज हो जाएगा? हाइपरकैलेमिया। दिस इज द वे हाउ टू कैन कॉज हाइपरकैलेमिया। गॉट इट एवरीवन? यस, ओके फाइन, ओके फाइन, विल गो फर्दर। अब ये दो कॉम्प्लिकेशन है, दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन। एक तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, दूसरा मैंने आपको हाइपरकैलेमिया बताया बच्चों। देन वी आर गोइंग टू सी फर्दर। अब बात आती है, एक बार हिपेरिन को एडमिनिस्टर कर दिया तो उसका इफेक्ट जो है नेक्स्ट कितने टाइम तक रहेगा? नेक्स्ट कितने? दीपक प्रमार बेटा सिंपली याद रखिएगा, जब पेशेंट को हम हिपेरिन देंगे, हिपेरिन ब्लड में ट्रेवल करके रीनल कॉर्टेक्स, सुप्रारीनल ग्लैंड की बाहर वाली लेयर में पहुंचेगा और वहां पर उसकी सबसे आउटर लेयर जिसका नाम है जोना ग्लैंडुलोसा उसको सप्रेस कंप्रेस कर देगा तो एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन नहीं होगा और एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो पोटेशियम बाहर एक्सक्रीट नहीं होगा रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा, तो पोटेशियम का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपरकैलेमिया। क्या बोलते हैं? हाइपरकैलेमिया। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन। 6 आवर तक इसका इफेक्ट रहेगा। यदि हम वारफरिन की बात करेंगे, यहां पर यदि हम वारफरिन की बात करेंगे तो आपको आंसर लिखना है 48 आवर्स। वारफरिन जो है 48 आवर्स तक इफेक्ट रहता है। हिपेरिन का जो है वो 6 आवर तक इफेक्ट रहेगा। ओके फाइन। उसके अलावा यदि एक्सिस आपने हिपेरिन दे दिया तो बच्चों क्या हो सकता है? ब्लीडिंग हो सकता है। क्या हो सकता है? ब्लीडिंग हो सकता है। और इस एक्सिस को कम करने के लिए एंटीडोट का काम कौन करेगा? प्रोटामिन सल्फेट। कौन करेगा? प्रोटामिन सल्फेट। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, विच इज द एंटीडोट ऑफ हिपेरिन, वी कैन से प्रोटामिन सल्फेट। मैं यहाँ हिपेरिन के बारे में आपको डिस्कस करा, उसके बाद मैं लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हिपेरिन के बारे में भी बताऊंगा, एपीटीटी के बारे में भी बताऊंगा। बट ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हिपेरिन के सारे एमसीक्यू वी विल डिस्कस टुगेदर। अब बात आती है एनोक्साप्रिन। देखिए, एक आपने सुना होगा लो मॉलिक्यूलर वेट। मैं बताऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या है। लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन, क्योंकि ये डेली एम्स का फेवरेट क्वेश्चन है। हम यदि बात करें लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हिपेरिन, उसका आंसर है एनोक्साप्रिन। एनोक्साप्रिन लोविनॉक्स भी बोलते हैं, जोपारिन भी बोलते हैं, क्लेक्सान भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हिपेरिन। आई वाज पुट इट हियर, लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हिपेरिन।
उसके अलावा अब क्वेश्चन आता है कि लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हिपरिन को कौन से रूट से देते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा बच्चों, सबक्यूटेनियस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। मैंने कहा था आईवी कौन है, हिपरिन, ऑरल कौन है, दैट वारफरिन। और यदि सबक्यूटेनियस में पर्टिकुलर पूछा जाए तो यू शुड पुट दैट इज सबक्यूटेनियस। गॉट इट एवरीवन। अब सबक्यूटेनियस देते तो कहां देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपका एब्डोमेन है, यू कैन सी एवरीवन, ये आपका एब्डोमेन है, ये एब्डोमेन का एंटीरियर पार्ट है, और ये आपका एब्डोमेन है, ये एब्डोमेन का पोस्टीरियर पार्ट है। यदि हम बात करें बच्चों एंटीरियर पार्ट में, एंटीरियर और साइड में, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरियोलेटरल। इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरियोलेटरल, मतलब आगे होगा और साइड में, दैट मींस फ्रंट में और लेटरल। ये वो जगह जहां पर आप लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हिपरिन दे सकते हो, जिसका नाम है एनॉक्साप्रिन। वही पोस्टीरियर भी देखेंगे तो बैक साइड में और लेटरल में, बैक साइड में और लेटरल में, जिसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, पोस्टीरियोलेटरल। दिस इज द रिकमेंडेड साइट टू एडमिनिस्टर, दिस इज द रिकमेंडेड साइट टू एडमिनिस्टर ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हिपरिन। गॉट इट एवरीवन। ये स्पेसिफिकेशन जानना बहुत जरूरी है, साइट जाना। बिल्कुल, हम ज्यादातर प्रीफरेबल साइट की बात करें, एंटीरियोलेटरल और पोस्टीरियोलेटरल, देन इसका भी एंटीकोगुलेंट कौन होगा बच्चों, दैट इज अगेन प्रोटामिन सल्फेट। दोनों का एंटीकोगुलेंट कौन है, प्रोटामिन सल्फेट। ओके फाइन, दैट यू कैन सी एग्जैक्टली। यदि हम लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हिपरिन की बात करेंगे बच्चों, इस तरीके का इंजेक्टेबल सब्सटेंस आता है, और ये साइट है, ये एंटीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर व्यू है। एंटीरियोलेटरल अम्लाइकल के दोनों तरफ, एंटीरियोलेटरल और पोस्टीरियोलेटरल दोनों साइट में हम लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हिपरिन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। गॉट इट एवरीवन। ओके फाइन, ओके फाइन। अब कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं बताना चाहता हूं, यदि हम हिपरिन की बात करें बच्चों, यदि हम हिपरिन की बात करें या हम लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हिपरिन की बात करें, लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हिपरिन की बात करें, क्या फर्क है दोनों में, यह जानना जरूरी है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, आईवी एंटीकोगुलेंट कौन है, आपको आंसर क्या लिखना है, हिपरिन। फिर पूछेंगे सबक्यूटेनियस कौन सा देते हैं, आपको आंसर लिखना लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हिपरिन। या तो कोई क्वेरीज, ओके फाइन। दूसरा, हिपरिन जो है तो प्राइमरली एडमिनिस्टर इन हॉस्पिटल, मतलब जब भी हम पेशेंट को हिपरिन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उस पर ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है। तो कहां एडमिनिस्टर कर सकते हैं हम लोग, हॉस्पिटल में। कहां एडमिनिस्टर कर सकते हैं, हॉस्पिटल में। दूसरा, लो मॉलिक्यूलर वेट को आप कहीं पर भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं, दैट वी कैन से प्राइमरली एडमिनिस्टर एनीवेयर, मतलब आप कहीं पर भी दे सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, हिपरिन में जो है अनप्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स। देखिए हिपरिन का रिस्पॉन्स कैसा होगा बच्चों, रिस्पॉन्स जो है वो अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकता है। मैं रिस्पॉन्स की बात कर रहा हूं बच्चों, रिस्पॉन्स जो अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, बट लो मॉलिक्यूलर वेट का रिस्पॉन्स प्रिडिक्टेबल होता है, पता होता है क्या कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है। यदि हम इसकी बात करें, इसका जो रिस्पॉन्स है वो प्रिडिक्टेबल होगा बच्चों, प्रिडिक्टेबल होगा। उसके अलावा हिपरिन जो है इट मे बी कैन कॉज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या कॉज कर सकता है, दैट कैन कॉज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब क्या होता है बच्चों, डिक्रीज प्लेटलेट। और लो मॉलिक्यूलर वेट क्या कॉज कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा एलर्जिक रिएक्शन, दैट कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शन। तो ये लिटिल डिफरेंस है। यदि कभी आपको ऐसा लगे कि इन दोनों में फर्क क्या, हिपरिन में और लो मॉलिक्यूलर वेट में क्या डिफरेंस है, तो दैट इज अ डिफरेंस। ये हिपरिन है, ये आपका लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हिपरिन है। गॉट इट एवरीवन। इस तरह के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल सकते हैं, क्योंकि बच्चों मैं इसके बाद आपको एमसीक्यू पूछूंगा, और मैं चाहता हूं कि हिपरिन, वारफरिन, इससे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन पूछा जाए यू आर एबल टू गिव राइट आंसर, तब तो पढ़ने और पढ़ाने का मजा है। अदरवाइज, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं आई विल ट्राई टू डू कि कुछ ऐसा आप तक डिलीवर करूं जो आप लाइफ में कभी फॉरगेट ना कर पाए,
और वो हर एग्जाम में आपको बेनिफिट दे। आप कहीं कॉलेज में टीचिंग करवाए तो टीचिंग में आपको बेनिफिट दे। देन यू प्राउडली यू कैन से कि आई एम JINC। मैं हमेशा कहता हूं आपका भरोसा JINC की ताकत। थैंक यू इंडिया टू ट्रस्ट ऑन JINC जोधपुर। थैंक यू। ओके फाइन। फर्दर हम देखें बच्चों, अब किसी पेशेंट को हिपेरिन चल रहा है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि हिपेरिन जो है वो इफेक्टिव है। क्वेश्चन क्या बनता है कि विच इज द टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन आर रिस्पॉन्सिबल टू फाइंड आउट इफेक्टिवनेस ऑफ हिपेरिन, कि किसी पेशेंट को आपने हिपेरिन दिया वो कैसे वर्क करा, इफेक्टिवनेस का पता लगाना बच्चों। तो दैट मींस APTT जो है इसका मीनिंग होता है बच्चों टू फाइंड आउट इफेक्टिवनेस ऑफ हिपेरिन। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है कि किसी पेशेंट को हिपेरिन चल रहा है और हिपेरिन का इफेक्टिवनेस का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट हम करते हैं। आपको आंसर क्या लिखना बच्चों, APTT, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। याद रखिएगा, मैं APTT के बारे में डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। APTT क्या है, कितना नॉर्मल होता है, बढ़ने से क्या होता है, कम होने से क्या होता है। यू कैन सी एवरीवन टू फाइंड आउट द रिस्पॉन्स। देखिए, यूज टू मॉनिटर हिपेरिन थेरेपी, दैट इज APTT की वारफरिन हम INR पढ़ते हैं। नॉर्मल APTT होता है 20 to 36 सेकेंड। एग्जैक्टली क्या होता है, यदि पेशेंट का हम नॉर्मली एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम देखें तो 20 से 36 सेकंड का मिलेगा, 20 to 30 सेकंड का मिलेगा। बट यदि किसी पेशेंट को कंटिन्यूअसली हिपेरिन चल रहा है तो ये जो APTT है वो 1.5 से 2.5 गुना बढ़ जाएगा। दैट मीन्स when the client is receiving continuous infusion of heparin, APTT should be 1.5 to 2.5 times more than the normal. That means लगभग 1.5 से 2.5 गुना ये वैल्यू जो नॉर्मल था वो इंक्रीज हो जाएगा। कब? जब कंटिन्यूस पेशेंट को हिपेरिन थेरेपी चल रही। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम पढ़ते हैं ना पेसमेकर, हम पढ़ते हैं बच्चों पेसमेकर जो किसी पेशेंट को यदि लगा हुआ है तो पेसमेकर वाला जो पेशेंट होगा नीड टू टेक लाइफ लॉन्ग, ध्यान से देखना मुझे एग्जाम का क्वेश्चन है, लाइफ लॉन्ग एंटीकोगुलेंट। मतलब क्या है, यदि किसी पेशेंट को पेसमेकर लगा हुआ है तो पेसमेकर वाले पेशेंट को लाइफ लॉन्ग एंटीकोगुलेंट ड्रग लेना पड़ेगा, अदरवाइज ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होके पेसमेकर काम करना बंद कर देगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मैंने कहा था यदि किसी पेशेंट को लगातार यदि हिपेरिन चल रहा है तो 1.5 से 2.5 टाइम्स जो नॉर्मल वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। देन APTT मेजर कब करना है, एवरी 4 to 6 आवर। मतलब जब भी पेशेंट को आप हिपेरिन दे रहे हो और हिपेरिन जिस पेशेंट को दे रहे हो इनिशियल फेज में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो एज ए नर्स व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी 4 to 6 आवर के बाद में APTT चेक करना होता है। हर 4 to 6 आवर के बाद में APTT चेक करना होता है और APTT से पता चलेगा कि हिपेरिन का डोज बढ़ाना है, हिपेरिन का डोज कम करना है, या जो डोज चल रहा है वो इफेक्टिव है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी पेशेंट को APTT जो है वो हिपेरिन एडमिनिस्टर करने के कितने टाइम बाद, आपको आंसर क्या लिखना बच्चों, 4 to 6 आवर। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन। इसके अलावा अब बात आती है कि यदि APTT जो है मोर देन 80 सेकेंड हुआ, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, 80 सेकेंड से ज्यादा हुआ तो आपको हिपेरिन का डोज क्या कर देना है, लोअर कर देना है। और 80 से एक्सिस जा रहा है, यदि 90 से ज्यादा हो गया इसका मतलब डियर नर्सेस को हिपेरिन को क्या कर देना, स्टॉप कर देना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कितना ड्यूरेशन होगा, तो एज ए नर्स आपको तुरंत हिपेरिन को बंद करना है। अदरवाइज क्या कॉज कर सकता है बच्चों, ये ब्लीडिंग कॉज कर सकता है। क्या कॉज कर सकता है, ब्लीडिंग कॉज कर सकता है। और यदि ये ड्यूरेशन कम हो गया, लेस देन 60 सेकेंड हो गया, इसका मतलब आपको हिपेरिन का डोज इंक्रीज करने की जरूरत है। हिपेरिन का डोज क्या करने की जरूरत है, इंक्रीज करने की जरूरत है। तो APTT का 3 वैल्यू मैंने आपके सामने पुट किया है। ज्यादातर पूछा जाएगा होल्ड कब करते हैं, मोर देन 90 सेकेंड पे, लेस देन 60 पे डोज को बढ़ाते हैं, मोर देन 80 पे डोज को कम करते हैं। 3 वेरिएशन यहां पर आपको जानना जरूरी होगा। और ये तीनों किसको रिफ्लेक्ट करते हैं, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। APTT कहीं कहीं ये PPTT लिखा होता है तो कंफ्यूज मत होना, APTT। ओके फाइन।
अब ये शॉर्टली मैंने आपको बताया कि हिपरिन क्या है, लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हिपरिन क्या है। अब बारी आपकी आंसर देने की। मैं यहां पर क्वेश्चन पुट अप करूंगा और योर रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्वेश्चन को समझे, एक बार समझ में नहीं आए तो 2 बार पढ़े और उस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तब मुझे पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है वो समझ लिया। दैट इज अ वे टू गेटिंग आउटपुट। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन। मैं फर्दर एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आपको मैंने जो कल गुड न्यूज दिया उसको एक बार रिवाइज कर देता हूं और मैं सभी एमपीसीएचओ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जबरदस्त रिस्पांस आपने दिखाया, आपका भरोसा जो जेएनसी पे है, हम कोशिश करेंगे उस भरोसे पे हम कामयाब हो। सीएचओ स्पेशल कोर्स जो है, एमपीसीएचओ जो है, वो जेएनसी वेबसाइट पे अवेलेबल है और ये कोर्स जो है वीडियो बेस्ड कोर्स होगा, रिकॉर्डेड वीडियो होगा। इस कोर्स को परचेज करने के लिए आपको जेएनसी की वेबसाइट पे जाना होगा। कोर्स की प्राइस जो है 1049 है। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एमपीसीएचओ टू मेक योर फ्यूचर ब्राइट विद द टीम जेएनसी। इस कोर्स को परचेज करने के बाद आप सीधा जेएनसी वेबसाइट से लॉगिन करके वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। कोई क्वेरी लगती है तो आप 9636033269 पर कॉल कर सकते हो। बट इतना ध्यान रखना, जिस कोर्स को परचेज किया है उसी कोर्स पे लॉगिन करना है, क्योंकि आसपास जेएनसी में बहुत सारे कोर्स रन करते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। बाकी कोर्स को आप देखोगे लॉक लगाएगा और आप कॉल करोगे सर स्टार्ट नहीं हुआ है। जिस कोर्स को परचेज किया उसी पे लॉगिन करना बच्चों, और वही कोर्स आपको ओपन होगा आपके स्टडी के लिए। और वी आर ट्राई टू आवर बेस्ट। इसके साथ साथ जैसे आपकी थ्योरी कंप्लीट होती है तो आप फर्दर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, क्योंकि वो मॉडल पेपर आपकी टीम जेएनसी ने बनाया है जो सीएचओज के लिए काफी बेनिफिशियल है। 11 मॉडल पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है, 100 एमसीक्यू है और इस पेपर को आप सॉल्व कर सकते हो जेएनसी वेबसाइट से परचेज करने के बाद जेएनसी वेबसाइट पे, और उसके राइट आंसर भी देख सकते हो और खुद को एनालिसिस कर सकते हो कितने मार्क्स आपको मिला है, क्योंकि प्रैक्टिस आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा। और ये वो गोल्डन एमसीक्यू है जो आपको सिलेक्शन के और करीब लेके जाएगा। नेवर मिस इट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो एमपीसीएचओ के लिए स्पेशल कोर्स भी अवेलेबल है और टेस्ट सीरीज भी है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बिकॉज जेआईएनसी ऑलवेज विथ फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स एवरीवेयर इन इंडिया, इवन इन अब्रॉड, हमेशा आपके साथ है। तो 2 तरह का आपके पास ऑप्शन है, आप कोर्स परचेज कर सकते हो। टेस्ट सीरीज बिल्कुल 400 का टेस्ट सीरीज है, 11 टेस्ट 1100 एमसीक्यू। ओके फाइन। और फाइनली आई विल गो फॉर एमसीक्यू। मैं आपसे एमसीक्यू पूछना चाह रहा हूं जहां पर हिपरिन से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन कॉमनली एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सभी पार्टिसिपेट करें और राइट आंसर पुट करें। दैट यू कैन सी। लो मॉलिक्यूलर वेट हिपरिन एडमिनिस्टर्ड बाय विच रूट? डेली एम्स का एमसीक्यू है। डेली एम्स का एमसीक्यू है कि लो मॉलिक्यूलर वेट है हिपरिन, वो कौन से रूट से दिया जाता है? इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावीनस, इंट्राडर्मल। फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा। ABCD। जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को अटेंड करें, आंसर पुट करना ना भूलें। आई वांट फ्रॉम एवरीवन कि आपको समझ में आ गया टॉपिक। हाउ वुड आई नो? शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम ऑलमोस्ट 100% फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के जो आंसर मिल रहा है करेक्ट माय डियर, दैट इज अ सबक्यूटेनियस। ओके फाइन, मैंने आपको एंटीरियो लेटरल और पोस्टीरियो लेटरल साइट बताया था। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। प्रोटामिन सल्फेट इज एडमिनिस्टर्ड इन ओवरडोज ऑफ। कौन से सब्सटेंस के ओवरडोज को कम करने में प्रोटामिन सल्फेट का यूज किया जाता है? यू कैन सी एवरीवन, ऑप्शन आपके सामने है। वारफरिन, ऑप्शन आपके सामने है। हिपेरिन, देन एंटीकोलिनर्जिक, देन इंसुलिन। पुट द राइट आंसर। बच्चों देखिएगा, वारफरिन का एंटीडोट कौन होता है? विटामिन के। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू। आपके पास 4 ऑप्शन है, ABCD। फटाफट आंसर दीजिएगा। ये रिव्यू है आपका कि आपको हिपेरिन लर्न हुआ या अभी भी क्वेरीज है। यस, शाबाश। नारायण लाल, आपका आंसर गलत है बच्चा। नारायण, आपका आंसर गलत है। बाकी ऑलमोस्ट 99% फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ने राइट आंसर पुट किया है। दैट इज अ हिपेरिन। यस, बहुत बढ़िया। पुट द राइट आंसर एवरीवन। शाबाश, बिल्कुल। एनोक्साप्रिन का भी एंटीकोगुलेंट यही है। बहुत बढ़िया।
यहां तक तो बड़े आसान एमसीक्यू थे, आपने बड़ा सही आंसर भी दिया। विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, कलेक्ट ब्लड सैंपल फॉर एबीजी एनालिसिस इन। एबीजी एनालिसिस के लिए ब्लड सैंपल किसमें कलेक्ट करेंगे बच्चों? ईडीटी वाइल में कलेक्ट करेंगे, इथाइलिन डाई टेट्रा एसिडिक एसिड, या फिर सोडियम सिट्रेट वाइल में कलेक्ट करेंगे, या फिर प्लेन वाइल में कलेक्ट करेंगे, और या फिर हिपेरिनाइज्ड सीरीज में कलेक्ट करेंगे। ए बी सी डी ऑप्शन आपके सामने है। मैं बात कर रहा हूं एबीजी एनालिसिस के लिए किसी पेशेंट का ब्लड सैंपल लेना है तो इस सैंपल को हम किस में कलेक्ट करेंगे बच्चों? ए बी सी डी आपके पास ऑप्शन है। देखिए ईडीटी जो है ये मोस्ट कॉमन एंटीकोगुलेंट है जो कहां यूज करते हैं? लेबोरेटरी में। कहां यूज करते हैं बच्चों? लेबोरेटरी में। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है कि लेबोरेटरी को इन विट्रो भी बोलते हैं, कभी कभी इन विट्रो का मतलब इनसाइड। कभी कभी पूछेंगे लेबोरेटरी में मोस्ट कॉमन यूज किया जाने वाला एंटीकोगुलेंट कौन सा है, तो आपको आंसर क्या लिखना बच्चों? ईडीटी है। दूसरा सोडियम सिट्रेट जो है ये ब्लड बैंक में यूज करते हैं। मोस्ट कॉमनली ये एंटीकोगुलेंट जो है ये कहां यूज करते हैं बच्चों? ब्लड बैंक में। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, ब्लड बैंक में यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। ईडीटी मैंने पुट किया, सोडियम सिट्रेट पुट किया, दोनों एग्जाम के क्वेश्चन है। कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि एंटीकोगुलेंट जो है ये क्या काम करते हैं। ये आपके ब्लड में प्रेजेंट 4th नंबर का ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर होता है उसका नाम है कैल्शियम, उसको रिमूव कर लेते हैं और उस पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आपने कई बार नोट किया होगा कि हाइपोकैल्सीमिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में होने वाला कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए हमेशा कैल्शियम ग्लूकोनेट एडमिनिस्टर करते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट एडमिनिस्टर करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में, क्योंकि एंटीकोगुलेंट क्या करते हैं? दे आर रिमूविंग कैल्शियम फ्रॉम द ब्लड। ओके फाइन। प्लेन वाइल यहां पर है और आपके सामने हिपेरिनाइज्ड, आपका आंसर बिल्कुल सही है, हिपेरिनाइज्ड सीरीज। ओके फाइन, यहां तक कोई इश्यू नहीं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? ए पेशेंट विद अ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। एक पेशेंट को डीवीटी था बच्चों, डीप वेन थ्रोम्बोसिस था, then is receiving intravenous IV heparin infusion. He asked the nurse how this medication will help him. The nurse responds to accurately based on which concept. पेशेंट पूछ रहा है कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस में आप हिपेरिन दे रहे हो, ये हिपेरिन काम कैसे करती है? हाउ टू वर्क, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ हिपेरिन? ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चों ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना बच्चों। ऑप्शन आपके सामने, ध्यान से पढ़ना और राइट आंसर पुट करेगा। हिपेरिन प्रिवेंट द एक्टिवेशन ऑफ विटामिन के एंड दस ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ सम क्लॉटिंग फैक्टर। दूसरा देखिएगा, हिपेरिन सप्रेस कोगुलेशन बाय हेल्पिंग एंटीथ्रोम्बिन परफॉर्म इट्स नेचुरल फंक्शन। हिपेरिन वर्क बाय कन्वर्टिंग प्लाज्मिनोजन टू प्लाज्मा which is turn dissolve the clot matrix। द डी लिखा है, हिपेरिन इनहिबिट एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेटलेट एग्रीगेशन विद वेसल्स। फटाफट आंसर पुट करिएगा, ए बी सी डी। पुट द राइट आंसर एवरीवन, पुट द राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू गिव राइट आंसर। क्वेश्चन क्या पूछा है? पेशेंट को डीवीटी था बच्चों, डीप वेन थ्रोम्बोसिस था, वो हिपेरिन ले रहा आईवी, और पेशेंट पूछा डियर नर्सेस को कि हिपेरिन जो है वो कैसे काम करता है। मैकेनिज्म पूछा है, मैकेनिज्म मैंने बताया था आपको, हाउ टू वर्क हिपेरिन, कौन से प्रोसेस को इनहिबिट करता है। मैंने कहा था ये एंटी प्रोथ्रोम्बिन होता है, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने से रोकेगा। जब थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो फिब्रिनोजन, फिब्रिन नहीं कन्वर्ट होगा तो फिब्रिन नहीं बनेगा तो क्लॉट नहीं होगा। ए बी सी डी, पुट द राइट आंसर एवरीवन। या बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। हिपेरिन सप्रेस द कोगुलेशन बाय हेल्पिंग एंटी थ्रोम्बिन एक्टिविटी। देखिए मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था एंटी थ्रोम्बिन एक्टिविटी। शाबाश, फंटास्टिक परफॉर्मेंस। यही रिस्पॉन्स आपसे चाहिए बच्चों, मुझे पढ़ने के तुरंत बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन यदि आता है तो हाउ कैन वी सॉल्व। शाबाश, बहुत बढ़िया। ओके, विल गो फॉर द नेक्स्ट एमसीक्यू। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। A 63-year-old male patient has been receiving heparin। 63 साल का पेशेंट है, हिपेरिन रिसीव कर रहा है 2 days फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। देखिए बच्चों, पल्मोनरी एम्बोलिज्म पेशेंट को था, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म कौन कॉज करता है?
डीप वेन थ्रोम्बोसिस कॉज करता है, विथ सिम्टम मोस्ट क्लियरली रिलेटेड टू एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ हिपरिन। कौन से सिम्टम है इस पेशेंट को वो इंडिकेट कर रहा है कि हिपरिन के साइड इफेक्ट डेवलप हुए। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि 63 साल का पेशेंट है, हिपरिन वो ले रहा है 2 दिन से। पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म था, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म किसकी वजह से होता है? डीवीटी की वजह से होता है, मतलब ब्लड क्लॉट की वजह से हुआ है। अब उस पेशेंट को हिपरिन के साइड इफेक्ट हुए, कैसे पता चलेगा? एडवर्स इफेक्ट का कैसे पता चलेगा? आपके सामने ऑप्शन है बच्चों, हार्ट रेट ऑफ 60 बीट्स पर मिनट, मतलब यहां हार्ट रेट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और जब भी पेशेंट को साइड इफेक्ट होगा तो क्या साइड इफेक्ट होगा बच्चों? ब्लीडिंग होगा। साइड इफेक्ट होगा तो क्या होगा? ब्लीडिंग होगा। और ब्लीडिंग होगा तो पेशेंट को क्या होगा? ब्लड लॉस होगा। और ब्लड लॉस होगा तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। और ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो पेशेंट क्या होगा? हार्ट रेट बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ेगी। तो ब्रेडिकार्डिया तो नहीं हो सकता है। दूसरा, ब्लड प्रेशर या इंक्रीज होने का सवाल ही नहीं है कि हिपरिन कैन कॉज ब्लीडिंग, ब्लीडिंग कैन कॉज लॉस ऑफ द ब्लड, तो यह हाइपोटेंशन होगा। तो पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है। तीसरा लिखा है डिसकलर्ड यूरिन। यदि पेशेंट को हिपरिन चल रहा है और हिपरिन की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हुआ है, और इंटरनल ब्लीडिंग जो है वो किडनी के द्वारा फिल्टर होकर यूरिन के साथ निकल सकता है, इट मे बी चांस। देन लिखा है वीजिंग। देखिए वीजिंग जो है ये अस्थमा में फाइंड आउट होता है, जिसको हम म्यूजिकल साउंड भी बोलते हैं। तो विच इज द राइट आंसर? विच इज द राइट आंसर? ए बी सी डी बच्चों, कौन सा राइट आंसर होगा यहां पर? ए बी सी डी, पुट द राइट आंसर। मैंने आपको चारों ऑप्शन का रैशनल बताया, और आपको ये भी बताया ए हो नहीं सकता, बी हो नहीं सकता, तो राइट आंसर कौन होगा? बिल्कुल अश्विनी, आई वांट फ्रॉम एवरीवन विच इज द राइट आंसर। संतोष, रूपाली, बिल्कुल यस, बिल्कुल सही बच्चों, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द नर्स इज बिगिनिंग ऑफ हिपरिन इन्फ्यूजन for the patient with the Ibervic stroke। मैंने कहा था कि यदि पेशेंट को स्ट्रोक है तो वहां पर हम हिपरिन की बात करें। बेस लाइन एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इज 40 सेकेंड। उसका बेस लाइन जो टाइम था वो 40 सेकेंड है। विच एपीटीटी वैल्यू इंडिकेट दैट द थेराप्यूटिक डोज हैज बीन अचीव। मतलब कौन सी वैल्यू आपको इंडिकेट कर रही है कि जब आप पेशेंट को हिपरिन दे रहे हो और जो आप अचीव करना चाह रहे हो वो रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो आपको क्या चेक करना होगा बच्चों? एपीटीटी। क्या चेक करना होगा? एपीटीटी का लेवल। मैंने आपको बताया था नॉर्मली, यहां मैंने 50 लिखा है, यहां मैंने 70 लिखा है, यहां मैंने 98 लिखा है, या 110 लिखा है। देखिए एक्सपेक्टेड जो अचीव था वो हो गया है हिपरिन की वजह से। तो एपीटीटी का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों? एपीटीटी का वैल्यू क्या मिलेगा? ए बी सी डी, ए बी सी डी, पुट द राइट आंसर। शाबाश शाबाश, ए बी सी डी। देखिए नॉर्मली आपने देखा होगा एपीटीटी कितना था बच्चों? 20 to 36 सेकेंड लगभग, एक एवरेज मैंने आपको बताया। और ये 80 तक था तो हमने कहा हम डिक्रीज करेंगे। ये 90 प्लस चला गया तो हमने कहा हम बंद करेंगे। तो इस चारों वैल्यू को देख के मुझे बताओ कि पेशेंट का कौन सा सेकंड्स वैल्यू जो है इंडिकेट कर रहा है कि उस पेशेंट को हिपरिन जो इफेक्टिव है। ए बी सी डी, यस एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट आई वांट फ्रॉम एवरीवन। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही लिखा सभी ने। और आपका आंसर जो है 70 एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, विल गो फॉर नेक्स्ट एमसीक्यू। Which patient below would be at high risk? देखिए कौन सा पेशेंट है? Which patient below would be at high risk for developing adverse effect of heparin drug therapy? Select all that apply. Select all that apply. ऋषिकेश एम्स का क्वेश्चन है कि यहां पर जितने भी आपको ऑप्शन मिलेंगे उसमें कौन कौन सा वो ऑप्शन है। इट विल बी कंसर्न विद द साइड इफेक्ट ऑफ हिपरिन। वो हिपरिन के साइड इफेक्ट से कंसर्न करेगा। एम लिखा है किस किस को हिपरिन का साइड इफेक्ट हो सकता है। A 55-year-old male patient who is post-operative day 1 from brain surgery. Definitely ब्रेन की सर्जरी हुई है, एक दिन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है। हिपरिन यदि आप उसको दोगे तो ब्लीडिंग के चांसेस क्या हो सकते हैं? बढ़ सकते हैं। तो ये तो राइट लग रहा है, बिल्कुल राइट लग रहा है।
दूसरा ऑप्शन आपके सामने है, ए 45-year-old फीमेल पेशेंट विद पल्मोनरी एम्बोलिज्म। देखिए बच्चों, एक बात का ध्यान रखिएगा, पेशेंट को यदि पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप हो गया है तो हिपरिन काम नहीं करेगा। हिपरिन क्लॉट को ब्रेक नहीं करता है, क्लॉट बनने से रोकता है। क्लॉट को ब्रेक नहीं करता है, क्लॉट बनने से रोकता है। क्लॉट को ब्रेक करेगा थ्रोम्बोलाइटिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज करेगा। तो डेफिनेटली इसमें क्या लिखा है, 45 ईयर फीमेल पेशेंट है, उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो चुका है, तो हिपरिन काम नहीं करेगा। डेफिनेटली यहां पर कोई मतलब ही नहीं है, रिस्क नहीं है। देन ए 36-year-old मेल पेशेंट विद द एक्टिव पेप्टिक अल्सर। एक्टिव पेप्टिक अल्सर का मतलब पेप्टिक अल्सर प्रेजेंट है। आपको पता होगा बच्चों, पेप्टिक अल्सर के अंदर पेशेंट को ब्लीडिंग होता है। यदि वो अल्सर स्टोमक में है तो हेमेटेमेसिस होता है, और यदि वो अल्सर डाउन में चला गया तो मेलिना होता है। तो डेफिनेटली कभी नहीं देंगे। पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट को भी हम हिपरिन नहीं देंगे, इसको भी हम हिपरिन नहीं देंगे। देन ए 43-year-old फीमेल पेशेंट द अनकंट्रोल्ड सीजर। कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब आप मुझे इसका आंसर बताइएगा, विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर बेबी, फटाफट विच इज द राइट आंसर, ए बी सी डी, फटाफट पुट करिएगा बच्चों, फटाफट पुट करिएगा। राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी डी। शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल। मैंने आपके सामने चारों ऑप्शन है। क्वेश्चन कहता है कि हाई रिस्क फॉर डेवलपिंग साइड इफेक्ट, इन चारों में से वो कौन सा पेशेंट है जिसको हिपेरिन दिया तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ए बी सी, ए सी डी। देखिए बच्चों, ध्यान से समझ के आंसर दीजिएगा। आंसर गलत हो रहे हैं आपको, मैंने क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन किया है, पूरा एक्सप्लेन किया है। आपका राइट आंसर क्या होगा, यस यस, ए बी नहीं होगा, क्योंकि ए राइट है, बी राइट नहीं है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के बाद हिपरिन काम नहीं करेगा। दूसरा बी सी, बी नहीं है तो सी हो सकता है, तो बी नहीं है, बी नहीं होगा। उसके बाद सी में लिखा ए सी, और आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, सी। ए सी जो है, दिस इज द राइट आंसर। मतलब वो दो ए और सी के दो वो ऑप्शन है, उन पेशेंट को रिस्क है, यदि आप हिपरिन देते हो तो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, योर पेशेंट इज स्टार्टेड ऑन द हिपरिन ड्रिप। पेशेंट को हिपरिन ड्रिप स्टार्ट किया है। यू एडमिनिस्टर ए बॉलस ऑफ हिपरिन एंड स्टार्ट द ड्रिप पर प्रोटोकॉल एज ऑर्डर्ड बाय द फिजिशियन। व्हाट विल बी योर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन। क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक पेशेंट को आपने हिपरिन स्टार्ट किया है, और हिपरिन जो बॉलस का मतलब एक साथ अधिक अमाउंट में देना है, ड्रिप के द्वारा दिया जा रहा है एज प्रोटोकॉल। तो डियर नर्सेस का नेक्स्ट स्टेप्स क्या होगा हिपरिन को एडमिनिस्टर करने के बाद। गॉट इट एवरीवन? या कलेक्ट ए पीटी लेवल इन 6 आवर पर प्रोटोकॉल। देखिए बच्चों, पीटी लेवल प्रोथ्रोम्बिन टाइम, कलेक्ट इन INR इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो लेवल 4 आवर। INR हम किसमें कलेक्ट करते हैं बच्चों, वारफरिन। किसमें करते हैं, वारफरिन। देन कलेक्ट ट्रोपोनिन लेवल इन 6 आवर। ट्रोपोनिन लेवल किसमें कलेक्ट करते हैं बच्चों, मायोकार्डियल इंफेक्शन। देन कलेक्ट APTT लेवल इन 6 आवर एज पर प्रोटोकॉल, विच इज द राइट आंसर। हनुमान विष्णोई, बिल्कुल करेक्ट आंसर बच्चों। या कौन सा इन्वेस्टिगेशन करेंगे और कितने आवर्स में करेंगे, ज्योति बिशन, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। यस, ऑलमोस्ट बच्चों ने सही आंसर दिया है। डी जो है, डी इज योर राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, विच इज बिलोंग। गॉट इट एवरीवन? या शाबाश शाबाश, बिल्कुल करेक्ट आंसर। हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए पेशेंट इज रिसीविंग कंटिन्यूअस आईवी हिपरिन। एक पेशेंट को लगातार आईवी हिपरिन चल रहा है। इन ऑर्डर फॉर दिस मेडिकेशन टू हैव थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑन द पेशेंट, द एपीटीटी शुड बी, एपीटीटी कितना बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 0.5 to 2.5 टाइम्स द नॉर्मल वैल्यू रेंज, 2 to 3 टाइम्स द नॉर्मल वैल्यू रेंज, 1.5 से 2.5 टाइम्स द नॉर्मल वैल्यू रेंज, 1 से 3.5। पुट द राइट आंसर, फटाफट आंसर पुट करिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, लगातार हिपरिन चलने की वजह से थेरेप्यूटिक लेवल में एपीटीटी के साथ क्या होगा, एपीटीटी के साथ क्या होगा। क्वेश्चन को पढ़ के आंसर लिखिएगा बच्चों।
कितना एपीडीटी बढ़ जाएगा। मैंने बार बार जिक्र किया है, 1.5 से 2.5 गुना आपको बार बार बताया। बिल्कुल सपना, लोकेश, यस, सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। तालिब, एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस, शाबाश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 1.5 से 2.5 ऑलरेडी हमने पढ़ा। मैं देखना चाहता हूं कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व